Hello class 11 students, I hope I'm visible to you guys. So before starting the video, I would like to share my introduction with you guys. So basically I am the owner of YouTube channel Ignited Future and I am also an educator of class 11th humanities subjects on this channel, and I also teach class 10th subjects on this channel. So today in this video we are going to cover chapter number 5 of your political science, that is legislature. So let's begin with the chapter. So my first question to you guys is, why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत होती है? So basically पार्लियामेंट एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जहाँ पर कोई भी नए लॉज लाने से पहले डिस्कशन डिबेट किया जाता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेजिस्लेचर सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जिसका एक फंक्शन है लॉ मेकिंग, यानी कि लेजिस्लेचर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिनमें से एक फंक्शन है लॉ मेकिंग, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि कंट्री में कोई भी पॉलिटिकली कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका सेंटर माना जाता है लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ से ही किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर की स्टार्टिंग होती है। इट इज़ पैक्ड विद एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, अनएनिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन। अब लेजिस्लेचर के अंदर बहुत सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत सारे जब लॉ मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे वॉकआउट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, प्रोटेस्ट भी होते हैं और इवन फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. Now in this point, यहाँ पर बात की गई है इफेक्टिव और एफिशिएंट लेजिस्लेचर की, यानी कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी को एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट लेजिस्लेचर चाहिए और ऑल्सो एक परफेक्ट एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो इनकंसीवेबल है जब तक उसके अंदर एक परफेक्ट, एक एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव ना होता, और मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी को एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। The legislature also helps people in holding the representatives accountable. This is indeed the very basis of representative democracy. यानी कि लेजिस्लेचर लोगों को अकाउंटेबल भी होता है, यानी कि लेजिस्लेचर में जितने भी लोग वर्क करते हैं वो जवाबदारी करना होता है उनको, लोगों को, कि वो कोई पर्टिकुलर लॉ क्यों ला रहे हैं या फिर उन्होंने पर्टिकुलर लॉ एक्सेप्ट किया है तो वो क्यों किया है। सो दे शुड बी अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक। दिस इज़ इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ये एक बेस क्रिएट करता है सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी का बेस क्रिएट हो जाता है। अब हमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेस क्यों चाहिए होते हैं? अब जो टर्म पार्लियामेंट है रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर, यानी कि कंट्री में एक लेजिस्लेचर बॉडी को ही हम पार्लियामेंट बोलते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेस, यानी कि जो स्टेट के लिए जो लेजिस्लेचर होता है, एक राज्य के लिए एक लेजिस्लेचर होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। पार्लियामेंट इंडिया में 2 तरह की होती है, यानी कि 2 हाउसेज में डिवाइडेड है। कौन कौन सा हाउस? राज्यसभा एंड लोकसभा। वाई डू वी नीड 2 हाउसेज? हमें 2 हाउसेज क्यों चाहिए होते हैं? When there are 2 houses of the legislature, it is called bicameral legislature. ये एक important point है। जब किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में 2 लेजिस्लेचर होते हैं तो उस सिस्टम को बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। The 2 houses of the Indian Parliament are the Council of States और the राज्य सभा and the House of People और the लोकसभा। तो इंडिया में दो पार्लियामेंट्स है बेसिकली, राज्य सभा यानी कि हाउस ऑफ द स्टेट्स या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड सेकेंड वन इज लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। सो जब 2 तरह के लेजिस्लेचर होते हैं उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने स्टेट्स को ऑप्शन दे रखा है, या तो वो एक यूनिकैमरल या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि या तो वो 2 हाउसेज ले सकते हैं स्टेट में या फिर एक सिंगल हाउस यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी वो ऑप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। At present 2015 only 7 states have a bicameral legislature, यानी कि 2015 की बात की गई है। 2015 में सिर्फ 7 स्टेट्स के पास ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउसेज वाला सिस्टम था। कौन कौन से स्टेट्स के पास? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी। तो 2015 तक इन स्टेट्स के पास ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट था।
एडवांटेजेस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब ये दो लेजिस्लेचर का सिस्टम है तो इससे कुछ ना कुछ एडवांटेजेस तो होते ही होंगे। कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू हैव टू हाउसेज ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है बेसिकली स्टूडेंट्स कि जो कंट्रीज़ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ होता है जिन कंट्रीज़ का, उन्हें बाई कैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउसेज़ वाला लेजिस्लेचर प्रेफर करना चाहिए ताकि वो कंट्री के सारे सेक्शंस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सके, हर एक जियोग्राफिकल रीजन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। मींस बड़ी कंट्री को और ज़्यादा डाइवर्स कंट्री को बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो प्रेफर करना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए। A bicameral legislature makes it possible to have every decisions reconsidered. A bicameral legislature में 2 हाउसेज होंगे तो क्या होगा, पहले एक हाउस में वो जो पर्टिकुलर आइडिया है वो पास होगा, लॉ पास होगा, देन फर्दर वो रिकन्सिडरेशन के लिए दूसरे हाउस के पास भी जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए रिकन्सिडरेशन होगी। हर एक डिसीजन जो लिया जाएगा वो एक हाउस से दूसरे हाउस में फर्दर मूव ऑन करेगा। इसका मतलब है कि हर एक बिल या पॉलिसी जो है वो 2 बार डिस्कस होगी, ट्वाइस डिस्कस होगी। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इससे डबल चेक हो जाएगा हर एक इशू पे, हर एक मैटर पे। Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. अगर जल्दबाजी में कोई एक पर्टिकुलर हाउस डिसीज़न भी ले लेता है या फिर रॉन्ग डिसीज़न भी ले लेता है तो दूसरा हाउस इसे दोबारा से रिकन्सिडर कर पाएगा, उसके ऊपर अच्छे से एक्शन ले पाएगा। सो ऐसे डबल चेक होता रहेगा पर्टिकुलर लॉ पॉलिसीज़ में, और इससे जो फॉर्म है लॉ पॉलिसी का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, देखा जाएगा कि वो प्रॉपर जो है सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो लॉ या नहीं है, या फिर उसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, मतलब एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड वेरी स्मूथली। सब कुछ अच्छे से कंसिडर किया जाएगा, डबल रिकन्सिडरेशन होगी। नेक्स्ट इज राज्यसभा। राज्यसभा एक हाउस होता है, एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये लोकसभा से ऊपर होता है, यानी कि दिस इज़ द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा इज़ द हाउस ऑफ स्टेट। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। जो स्टेट के मेंबर्स होते हैं या फिर रेजिडेंट्स होते हैं जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं, और फर्दर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करती है। मींस जो रेजिडेंट्स वहाँ पर रहने वाले स्टेट के वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करेंगे, और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री irrespective of their size or population called as symmetrical representation. Symmetrical representation का मतलब है कि हमारी कंट्री के सभी पार्ट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, चाहे वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है वो कितनी ही हो, उसके इर्रेस्पेक्टिव में, तो दैट इज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. Parts of the country may be given representation according to their population, means that regions or parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions having less population. यानी कि कंट्री के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, ऐसा हो सकता है, तो जहाँ पर लार्जर पॉपुलेशन होगी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जिस एरिया में या फिर जिस रीजन में पॉपुलेशन कम है. States with larger population get more representatives than states with smaller population get. जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे बजाय कि कम पॉपुलेशन वालों को, यानी कि जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भी कम होंगे. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 years, और जो ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 साल के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. कैन गेट री इलेक्टेड, इनको हम दोबारा से इलेक्ट भी कर सकते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम, यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो सिमिलर टाइम पे उनका टर्म खत्म नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कोई राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है आज ही सारे मेंबर्स इलेक्ट हुए हों, कुछ हो सकता है 4-5 महीने बाद इलेक्ट हुए हों. तो ऐसे ही इसी कारण की वजह से सभी का जो टाइम पीरियड है वो इकट्ठा ख़त्म नहीं होता है. ठीक है.
एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। हर 2 सालों में 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा के वो अपने टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3, और उन सीट्स 1/3 सीट्स के लिए ही दोबारा से इलेक्शन होता है, यानी कि जो अपने 6 years का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए ही दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। द राज्यसभा इज़ नेवर फुली डिसॉल्व्ड। इसका भी सेम ही मतलब है कि राज्यसभा के सभी मेंबर्स जो हैं वो सिमिलर टाइम पीरियड पे जो है रिटायर नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होती कभी भी राज्यसभा पूरी तरह से। इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसे परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है। राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन मेंबर्स को, यानी कि जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे या नॉमिनेट करेंगे बेसिकली। सो द नेक्स्ट इज लोकसभा। बेसिकली लोकसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? सो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। For the purpose of election, the entire country is divided into territorial constituencies of roughly equal population. इलेक्शन के पर्पज़ के लिए पूरी कंट्री छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिनकी रफली इक्वल पॉपुलेशन होती है। रफली बेसिकली 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, यानी कि वोटिंग सिस्टम के थ्रू, वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर, जिसमें हर एक इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू सेम होती है। At present there are 543 constituencies. इस प्रेजेंट टाइम पे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रेजेंट है बेसिकली। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शन होता है? तो पहले है लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं। देन फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, डिबेटिंग फंक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्टोरल फंक्शंस भी होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन है? इनेक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, यानी कि लॉज वगैरह जो है वो इनेक्ट करेंगे, लागू करेंगे कंट्री के लिए। द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट बहुत मुश्किल से अप्रूव करती है इन लेजिस्लेशंस को। The actual task of drafting the bill is performed by bureaucracy under the supervision of ministers concerned. ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी कौन होते हैं? बेसिकली ब्यूरोक्रेसी वो पीपल की टीम होती है जो कि नॉन इलेक्टेड होते हैं, यानी कि ये नॉन इलेक्टेड बॉडी होती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो बिल बनाने का, बिल ड्राफ्ट करने का मेन काम ब्यूरोक्रेसी करती है, मिनिस्टर्स जो हैं उनके आइडियाज़ लेके या उनके सुपरविजन के अंडर। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय कैबिनेट। और जो टाइमिंग है बिल की वो कैबिनेट डिसाइड करती है। कोई भी बड़ा बिल जो है वो पार्लियामेंट में कैबिनेट के अप्रूवल के बिना नहीं लाया जा सकता, नहीं इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स। अब मिनिस्टर्स के अलावा कुछ मेंबर्स भी हैं जो बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इनका बहुत कम चांस होता है पास होने का गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ पासिंग ऑफ दीज बिल्स। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अब क्या कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का और कैसे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को इंश्योर करती है? टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप्स इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। अब लेजिस्लेचर ये भी देखता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ अपने पावर का ओवर यूज़ ना करे, अपनी अथॉरिटी को ओवर स्टेप ना करे, और वो लोगों को जो है अकाउंटेबल रहे, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए और वो लोगों को अकाउंटेबल भी रहे। फाइनेंशियल फंक्शन। अब ये फाइनेंशियल फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन हमने देख लिया। ना फाइनेंशियल फंक्शन, हमारी डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर टैक्सेशन को कंट्रोल करती है एंड द वे इन विच मनी इज़ यूज्ड, और गवर्नमेंट कैसे मनी को यूज़ कर रही है, कैसे ये सर्कुलेशन हो रहा है, इस सबको कंट्रोल करती है हमारी लेजिस्लेचर। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, अगर इंडिया की गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको लोकसभा का अप्रूवल लेना होता है। द फाइनेंशियल पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स। अब पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर होती है कि इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू, यानी कि ये उनको परमिशन दे सकती है रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए,
मतलब गवर्नमेंट को कोई नए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए वो रिसोर्सेज के लिए परमिशन मांगती है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट हैज़ फाइनेंशियल पावर्स। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent। अब जो गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है, कितने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, सो इस सभी का अकाउंट, इस सब की डिटेल्स लेजिस्लेचर को उनको देनी पड़ती है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। लेजिस्लेचर ये भी ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट ओवर स्पेंड या मिस स्पेंड न करे। दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एक बजट के थ्रू होता है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, यानी कि लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि क्या बजट होने वाला है गवर्नमेंट का, जिस बेसिस पे वो अपने प्रोग्राम्स के ऊपर स्पेंड करेगी, उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकती। रिप्रेजेंटेशन। Parliament represents the divergent views of members from different regional, social, economic, religious groups of different parts of the country। अब जो पार्लियामेंट है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक, रिलीजियस, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। डिबेटिंग फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये लेजिस्लेचर का, डिबेट करना। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। पार्लियामेंट एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट का कंट्री में, जहाँ पर डिबेट की जाती है। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कितना भी डिस्कशन कर सकते हैं। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। और मेंबर्स फ्री होते हैं कि वो बिना डर के किसी भी मैटर पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन। इस तरीके से पार्लियामेंट अच्छे से हर एक इशू को परखती है जो कि नेशन के रिगार्डिंग है। These discussion constitute the heart of democratic decisions। इन डिस्कशन की वजह से ही एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है। Now next is constituent function। Now the parliament has the power of discussing and enacting changes to the constitution। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो डिस्कस कर सकती है और चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर थिंग्स। तो मतलब ये बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत डिबेट के बाद ही किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। दोनों हाउसेज की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर सेम ही होती है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करें, कुछ चेंज ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो मेजॉरिटी, दोनों हाउसेज की मेजॉरिटी को उसके ऊपर हामी देनी होती है, यानी कि हाँ बोलना होता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट हम लाते हैं तो दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करती है। तो ये इलेक्ट करने वाले फंक्शन को हम इलेक्टोरल फंक्शंस कहते हैं, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। अब लोकसभा की क्या क्या बेसिकली पावर्स होंगी ये हम देखेंगे। मेक्स लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड। अब लोकसभा राज्यसभा से नीचे होती है बेसिकली। ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स इंक्लूड होती हैं उनके ऊपर लॉज बनाती है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। ये इंट्रोड्यूस कर सकती है या फिर लागू कर सकती है मनी और नॉन मनी बिल्स को भी। अप्रूव प्रपोजल्स। अगर टैक्सेशन के रिगार्डिंग, बजट के रिगार्डिंग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रपोजल्स आते हैं, ये उन्हें अप्रूव करने का काम करती है। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग। अभी एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे, रेजोल्यूशंस, मोशंस थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि बहुत सारी क्वेश्चंस पूछती रहती है ये एग्जीक्यूटिव से, मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी को ये चेक करती रहती है। मीन्स ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को मिसस्पेंड न करे। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट आना होगा तो उसमें भी लोकसभा का रोल होता है। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी टाइम आ जाता है तो उस चीज़ को भी ये अप्रूव करती है, यानी कि हम कुछ लॉज वगैरह लग जाते हैं जब इमरजेंसी टाइम पीरियड होता है तो उसको अप्रूव करने का काम भी इस लोकसभा का ही होता है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड, ये हमने देख लिया है। बेसिकली जो लोकसभा है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकती है, प्लस ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट,
एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी करती है। ये एस्टेब्लिशेस कमिटीज़ एंड कमीशंस एंड कंसिडर्स देयर रिपोर्ट्स, ये कमिटीज़ बनाती है, कमीशंस बनाती है और उनकी जो रिपोर्ट्स वो बनाते हैं उनको ये कंसिडर करते हैं। यानी कि कोई भी लॉ के रिगार्डिंग कोई कमिटी ये क्रिएट करेंगे, कमीशंस क्रिएट करेंगे और उनसे रिपोर्ट जो है उनकी मांग करते हैं ये। अब पावर्स ऑफ राज्यसभा, इट्स basically the spelling is wrong over here, it will be Rajya Sabha. राज्यसभा considers and approves non money bills. अब ये जो है नॉन मनी बिल्स को कंसिडर करेगी और अप्रूव भी करेगी, सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द, और मनी बिल में क्या क्या अमेंडमेंट आ सकते हैं वो भी सजेशन देती है ये राज्यसभा। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करते हैं। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि लोकसभा रखती है उनसे क्वेश्चंस पूछ के। पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंट के रिमूवल और इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिमूवल वगैरह में भी इसका रोल होता है। मीन्स सेम रोल होता है बेसिकली राज्यसभा का और लोकसभा का। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि ये अलोन यानी कि ये हाउस खुद ब खुद भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसमें लोकसभा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज, और जो यूनियन पार्लियामेंट है उसको ये पावर भी दे सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स है उनके ऊपर लॉज बनाने के लिए। अब कुछ स्पेशल पावर्स होती है राज्यसभा की। द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट। अब राज्यसभा जो है उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, मतलब कि हर एक स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर बायकैमरल है उसके अंदर राज्यसभा भी होगी, तो उस राज्यसभा के अंदर उसी स्टेट के मेंबर्स होंगे। इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट। स्टेट की पावर को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? राज्यसभा का। देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। अगर स्टेट में कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, कोई भी मैटर है जो इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसका कंसेंट और अप्रूवल जो है वो राज्यसभा लेगी। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from state list, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट से कुछ मैटर हटाना चाहती है, which only state legislature can make law to either union list or concurrent list in the interest of nation, the approval of Rajya Sabha is necessary। यानी कि ऐसा कुछ हमें मैटर हटाना है, यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट से कोई मैटर हटाना है और किसी और लिस्ट में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए भी राज्यसभा का अप्रूवल मस्ट एंड नेसेसरी है। दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ, इससे राज्यसभा को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। However, experience shows that members of Rajya Sabha represent their parties more than they represent। अब राज्यसभा अपनी पार्टीज़ को, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट्स के बजाय, यानी कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वो इतना नहीं करते, वो अपनी पार्टी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉ? सो स्टूडेंट्स, हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो टिल देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक मैं रिवीजन वीडियोज़ भी लाने वाली हूँ और पार्ट 2 भी आने वाला है। आज ही इस वीडियो को जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।